हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन बूस्टर पर। आज जो है मैथ्स यानी गणित की पहली क्लास है और आज के इस क्लास का जो टॉपिक है वह है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस चैनल पर हमारा फोकस जो होता है उन्हीं प्रश्नों पर होता है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो इस वीडियो के अंत में भी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से पूछे गए जो पिछले वर्षों में प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं संख्या पद्धति में जो पहली संख्या है वो कौन सी है। तो सबसे पहले जो संख्या निकल कर आती है वो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। अर्थात वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो किसी वस्तु को गिनने की शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक से ही तो करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है 1, 2, 3, 4 और आगे भी, ये सभी जो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो हमने पढ़ लिया पहला नंबर। अब जो है अगली संख्या है होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ें 1, 2, 3, 4, इसी में यदि हम जीरो को भी शामिल कर लें, जीरो को भी ऐड कर दें, तो जो संख्याओं का समूह निकल के आएगा वो हमारे पास पूर्ण संख्याओं का समूह होगा। उन्हें हम पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या थी, इसमें हमने जीरो को भी शामिल कर लिया। अब हमारे पास जो नंबर है वो होल नंबर्स हैं। अब आते हैं अगली संख्या की तरफ। अगला जो संख्या है हमारे पास उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स नंबर्स। अब ये क्या होता है? हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी यानी कि होल नंबर पढ़ी। अब इसी में हमें क्या करना है, जो निगेटिव संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, जैसे कि -1, -2, -3, इनको भी यदि हम शामिल कर लें तो हमारे पास अब जो संख्याओं का सेट, संख्याओं का समूह निकल कर आएगा उन्हें हम कहेंगे इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं, इन दोनों को जब मिला दिया गया तो हमारे पास पूर्णांक संख्याओं का समूह प्राप्त हो गया। आइए अब चलते हैं अगली संख्या की तरफ, रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वे सभी जो होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे P क्या है, Q क्या है? तो P कोई भी पूर्णांक नंबर हो सकता है और Q भी कोई भी पूर्णांक नंबर हो सकता है, लेकिन Q जो होगा कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं। यदि किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग देते हैं तो उसका उत्तर जो होता है अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित आता है। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएँ हो सकती हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, इन्हें भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो इनके नीचे भी हम बटे करके 1 लिख दें तो ये नंबर नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो होगा रेशनल नंबर के फॉर्म में बदल जाएगा। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार वो पूर्ण संख्याओं के साथ भी हम कर सकते हैं, यानी कि इनके बटे 1 कर देंगे, ये भी जो होगा परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं भी, यानी कि ये सभी जो हैं अभी तक हमने जो पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर, ये सभी जो हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो क्या सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं ही परिमेय संख्याएं होती हैं? जी नहीं, कोई भी ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके जहाँ Q जीरो नहीं है वो सभी जो हैं परिमेय संख्याएं हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के अलावा भी अनंत ऐसे नंबर हैं जो परिमेय संख्याएं हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो 1/2, 2/3, 3/5, 2/5, कोई भी जो P/Q के फॉर्म में आप ले सकते हैं वो सभी जो होंगी परिमेय संख्याएँ होंगी। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने नंबर हो सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई परिमेय संख्या ले ली, पहला संख्या मैंने ले लिया 1/2 और दूसरी संख्या ले ली 1/3।
4। तो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? 1/2 और 1/4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। वो कैसे? तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों को जोड़ के जब हम आधा कर देंगे तो इनके बीच की संख्या निकल के हमारे पास आ जाएगी और वो भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी कि इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आ गया, फिर इन दोनों के बीच में भी एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, फिर जो आएगा उसके बीच में भी निकाल सकते हैं। यानी कि जब भी हमें दो परिमेय संख्याएं दी जाएंगी तो उनके बीच में हम एक तीसरी परिमेय संख्या निकाल लेंगे। इस प्रकार किसी भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अगली संख्या है इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याओं का जस्ट उल्टा। परिमेय संख्याओं में हमने कहा था जो संख्या p/q के फॉर्म में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में हम कहेंगे कि जिन्हें p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह है पाई। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको 22/7 तो लिख देते हैं। जी हाँ, लिख तो देते हैं, लेकिन पाई का ये जो है लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 पाई का जो है लगभग वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। पाई का जो वैल्यू होता है अभी तक जो ज्ञात है 3.415926 ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ते चला जाता है, और यह न तो कहीं टर्मिनेट होता है यानी कि न तो कहीं ख़त्म होता है और न ही कहीं रिपीट होना शुरू हो जाता है, न तो कहीं दोहराना शुरू हो जाता है। तो अपरिमेय संख्याओं को पहचानने का यह भी एक तरीका है कि ये संख्याएं जो होती हैं दशमलव में लिखने पर न तो टर्मिनेट होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं जाके ख़त्म हो जाए, और न ही कहीं जाके रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे कि 4-1-4-1-4-1-4-1 बार बार आना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो इनके उदाहरणों में जैसे कि पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। ये नज़र डाल लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4 और आगे ऐसे ही। उसके बाद पढ़ा पूर्ण संख्याएं। इनमें क्या करना है, 0 मिला दिए तो हमने पढ़ लिया 0, 1, 2, 3, 4 और आगे जो संख्याएं होंगी वो होंगी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आया हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। इसमें हमने 0 के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी, निगेटिव नंबर को भी शामिल कर लिया, तो हमारे पास जो नंबर आ गया वो हो गया पूर्णांक संख्याएं। और इसके बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q जहाँ पे 0 न हो। इसके अलावा हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यदि हम इसे एक संख्या रेखा कहें तो अब आप ध्यान देंगे 0 यदि बीच में ले लेते हैं, इधर 1, इधर 2, इधर -1, इधर -2, और ऐसे ही ये संख्या रेखा बढ़ती चली जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन को जो कहते हैं हम कहते हैं रियल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाने से जो संख्याएं हमारे पास निकल के आती हैं वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। तो यदि ये एक संख्या रेखा है तो इसका हर बिंदु जहाँ पे भी हम उंगली रख दें या पेन रख दें, वो हर एक बिंदु किसी न किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। और इसी तरह जस्ट इसके उल्टा भी, यदि हम कोई भी परिमेय संख्या या कोई भी अपरिमेय संख्या ले लें तो वो किसी न किसी पॉइंट को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, या फिर कभी कभी ऐसे भी पूछा गया है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, या फिर किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो मैं बता दूं कि वास्तविक संख्या चाहे कोई भी हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत यानी कि अनगिनत, असंख्य परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच भी असंख्य, अनगिनत या फिर अनंत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद अब जो नंबर आता है वो है काल्पनिक संख्याएं। जिन्होंने भी इंटर तक मैथ पढ़ा होगा उन्हें जानकारी होगी कि -1 का वर्गमूल लेने पर
जो संख्या आती है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो भी संख्याएं आएंगी उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। और ऋणात्मक -1 का जो वैल्यू होता है √-1 वो होता है आई। तो काल्पनिक संख्याएं ऐसी भी लिखी जा सकती हैं जैसे कि 5i, 3i, 2i, आई जहाँ पर √-1 है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन काल्पनिक संख्याओं को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। न ही काल्पनिक संख्याओं को किसी वास्तविक संख्या के साथ जोड़ा घटाया जा सकता है। जो वास्तविक होगा वास्तविक के साथ घटेगा जुड़ेगा, और जो काल्पनिक होगा वो काल्पनिक के साथ जुड़ेगा घटेगा। तो संख्याओं में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहला, यदि संख्याओं में देखें तो एक वास्तविक संख्या होगा और एक काल्पनिक संख्या होगा। तो काल्पनिक संख्या आप सभी लोग जानते हैं कि जिसमें आई लगा होगा वो जो होगा काल्पनिक संख्या होगा। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं, यानी कि जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, यानी कि √2, √3, पाई, ये सभी जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आते हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत, तो नेचुरल नंबर आते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। इसके अलावा भी बहुत सारी अनंत संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन संख्याओं के अलावा। अब हमारे पास जो अगली संख्या है सम्मिश्र संख्या, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है सम्मिश्र संख्या पे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या होता है। जब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को एक साथ लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। इसमें जो होता है एक भाग जो होता है वास्तविक होता है और एक दूसरा भाग जो होता है वो काल्पनिक होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 + 5i में 3 जो है वास्तविक है यानी कि रियल है, और 5i जो है काल्पनिक है। तो मैंने बताया है कि वास्तविक संख्या जो होता है वास्तविक संख्या के साथ जुड़ता है, और काल्पनिक संख्या जो होता है काल्पनिक संख्या के साथ जुड़ता घटता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से लिखने की ज़रूरत पड़ती है 3 + 5i। तो ये जो होगा सम्मिश्र संख्या होगा। ठीक है, अब आते हैं अगली संख्या की तरफ। अगला जो हमारे पास है सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। इससे आप सभी लोग परिचित हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी कि 2 से पूर्णतः कट जाती हैं, वो उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। इन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है, यानी कि चाहे हमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, यदि उन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से यदि कोई है तो वो सम संख्या होगी। इसके विपरीत यदि विषम संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी कि 2 से पूर्णतः नहीं कटती हैं, वे विषम संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है, यानी कि संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से यदि कोई आ जाए तो वो विषम संख्या होगा। अब आते हैं अगली संख्या की तरफ। अगला जो संख्या है हमारे पास भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी पूरी कट जाए, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पे यदि हम 8 को ले लें तो देखिए ये 1 से तो विभाजित होगा ही होगा, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, और 8 से भी विभाजित होगा, क्योंकि स्वयं से भी सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। इसके अलावा 8 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, यानी कि 1 और स्वयं, यानी कि 8 के अलावा भी यहाँ पे 2 ऐसे अंक हैं जो इसे पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं, पूर्णतः काट दे रहे हैं, यानी कि ये जो संख्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। अब यदि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर की बात करें तो इनमें वे संख्याएं आएंगी जो या तो 1 से विभाजित होती हों या फिर स्वयं से विभाजित होती हों। ठीक है, जैसे कि 3 को यदि हम देखें तो ये 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। 1 और 3 के अलावा कोई ऐसी संख्या आप बता सकते हैं कि जिससे 3 विभाजित हो जाए? नहीं बता सकते। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 11। ये भी जो देखिए 1 से विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा।
इन दोनों के अलावा हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 11 को पूर्णतः विभाजित कर सके। तो हमारे पास क्या आ गया कि ऐसी कोई भी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती हो सिर्फ और सिर्फ, और दूसरे किसी से न विभाजित होती हो, वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। ये अब तक हमने जो पढ़ा उनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एक न तो अभाज्य है न ही अभाज्य, ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि दो जो है एक और स्वयं यानी कि दो के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता, तो इसलिए जो होता है दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। इसके अलावा ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और सम भी हो केवल दो है, यानी कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी यदि अभाज्य संख्या आप खोजेंगे तो वो विषम ही होगा। जैसे कि आप खोजना चाहें शुरुआत के देख लें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे छोटा हो गया 2, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13। देख रहे हैं सभी जो है विषम संख्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ दो जो है एकमात्र जो है सम अभाज्य संख्या है। अगले पॉइंट पे आते हैं, जीरो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक, जीरो ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं है। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य आता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि शून्य में यदि किसी से भाग देंगे तो शून्य आएगा, लेकिन शून्य से यदि भाग देंगे तो अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। और अगली बात जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच या फिर किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं आती हैं। क्या करना है, कोई भी दो संख्या देंगे उनको जोड़ के हम आधा कर देंगे तो हमारे पास जो बीच की संख्या निकल के आ जाएगी, और वो भी परिमेय हो। परिमेय अगर लेके कर रहे हैं तो परिमेय आएगा, अपरिमेय लेके कर रहे हैं तो अपरिमेय आएगा। इस प्रकार किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं और किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होंगी। और आखिरी वाला सबसे आसान है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। क्यों? क्योंकि जब हम सम संख्या को सम से गुणा करते हैं तो एक रिजल्ट जो होता है, उत्तर जो होता है वो सम आता है, और विषम को जब विषम से गुणा करते हैं तो उत्तर जो होता है विषम आता है। इसलिए विषम का वर्ग विषम और सम का वर्ग सम। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उनमें से पिछले सालों में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आइए कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो है वो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, ये हमसे पूछा गया है। इसको मैंने कई बार बताया है और आपको ये क्लियर भी हो चुका होगा कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। इसलिए यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, अभाज्य है या फिर पूर्णांक है। तो आपने पढ़ा पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो पाई का मान होता है 3.141 जो ऐसे बढ़ते चला जाता है वो न तो कहीं टर्मिनेट होता है, यानी कि न तो कहीं रुक जाता है और न ही कहीं दोहराव शुरू होता है उसमें, इसलिए जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। अगला जो प्रश्न है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो विषम संख्या आप सभी लोग जानते हैं 1, 3, 5, 7। तो इनका योग बताने के लिए हम करते क्या हैं, तो जब भी हमसे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो यदि वो विषम पूछ रहा है तो n स्क्वायर कर देंगे, और यदि सम पूछ रहा है तो n इंटू n प्लस 1। बस यही हमें करना है, ये सम के लिए और ये विषम के लिए, ठीक है। अब कहेंगे आप n क्या है, n जो है संख्याओं की संख्या है। यहाँ पे हमसे विषम पूछा गया था और संख्याओं की संख्या दी गई है 35। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 35 का वर्ग n स्क्वायर यानी कि 35 का वर्ग, और 35 गुणे 35। 35 गुणे 35 कितना होगा, गुणा करना बहुत आसान होता है। 5 का वर्ग कर दीजिए 25 और 3 को अगली संख्या से गुणा कर दिए, 3 गुणे 4 यानी कि 1225। यहाँ पे हमारे पास जो प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल के आ गया वो हो गया 1225, यानी कि हाँ यहाँ पे जो हमारा आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर ए 1225। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो हमने कहा था कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, उनके बीच क्या होगा? अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। कोई भी दो अपरिमेय संख्या ले लीजिए, उनके बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा इसका आंसर हो जाएगा अनंत। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? आप चाहे तो इसे याद भी रख सकते हैं या फिर करके देख भी सकते हैं। तो याद रखने वाली जो बात है वो ये होगा कि 2, 3, 7 और 8 ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा जो 2 है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। 1 से 10 तक का वर्ग देखिए, ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि कहीं भी जो है 2, 3 और 7 और 8, ठीक है, ये जो संख्याएं हैं इकाई के स्थान पर कभी आई नहीं। तो ऐसे ही जब आगे भी हम बढ़ेंगे, चाहे 21 हो जाए चाहे 11 हो जाए, तो यही संख्याएं जो होंगी बार बार इकाई के स्थान पर आएंगी जो 1 से 10 तक में हमें मिली हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि 2, 3 और 7 और 8 ये जो होगा इकाई के स्थान पर कभी नहीं आएगा। अब तक डिस्कस किए गए सभी प्रश्न जो हैं पिछले सालों में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।